हेलो फ्रेंड्स, ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये वीडियो जो हम क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं ना, उससे आगे की वीडियो है भाई। आज हम है ना दिल्ली यानी कि जो हर्षवर्धन हमने क्लास के अंदर कंप्लीट किया है, तो उससे आगे वाला पोर्शन करेंगे। यानी कि जब दिल्ली की गद्दी के ऊपर या फिर उत्तर भारत के अंदर है ना क्या था, यानी कि ये हर्षवर्धन का कार्यकाल या फिर जो पुष्यभूति वंश था वो कंप्लीट होने के बाद में क्या है कि उत्तर भारत में कोई शक्तिशाली राजा नहीं बन पाया था। लेकिन उसी टाइम पर क्या है कि अन्य भारत के अंदर क्या है छोटे छोटे प्रांतों पर राजा क्या है कि राज कर रहे थे, और वो सभी राजा क्या है यानी कि इस उत्तर भारत के अंदर क्या अपनी शासन सत्ता स्थापित करना चाहते थे। तो कौन कौन से ऐसे शासक थे जो यानी कि जब हर्षवर्धन गद्दी के ऊपर बैठा हुआ था उस टाइम पर अन्य राज्यों के अंदर व्यक्ति क्या है या राजा शासन कर रहे थे। तो ये सारी बातें हम इसमें अच्छे से कंप्लीट करेंगे भी। देखिए हर्षवर्धन की मृत्यु 647 के अंदर हुई ना, उस टाइम के बाद में उत्तर भारत में या कन्नौज के अंदर कोई भी शक्तिशाली राजा नहीं बन पाया था, और इसी का फायदा क्या है कोई भी उठा सकता था। इसी टाइम पर भारत के अंदर फिर आगे क्या है विदेशी आक्रमण हुए थे। मतलब क्या विदेशी क्या और कोई भी अगर वहां पर गद्दी पर बैठता तो वो आराम से क्या है कि शासन सत्ता स्थापित कर सकता था। तो इसी कमजोरी का फायदा उठाया था किसने, मध्यकाल के अंदर जाकर के कौन, मोहम्मद बिन कासिम, जो भारत के ऊपर सबसे पहले आक्रमण करता है। उसके बाद भारत के ऊपर आक्रमण कर रहा था कौन, गजनी साम्राज्य वाला मोहम्मद गजनी, और फिर भारत पर आक्रमण किया था किसने, मोहम्मद गौरी ने। तो ये कमजोरी का फायदा उठाया था कहां पर, हमारे उत्तर भारत की। क्यों, वहां पर कोई शक्तिशाली राजा नहीं था, इस कारण से। तो 647 में है ना यानी कि क्या हुआ था, 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु होने के बाद जो दिल्ली की गद्दी है, दिल्ली की तो क्या थी उस टाइम पर, कन्नौज शक्तिशाली साम्राज्य था भाई। तो वहां पर कोई भी शक्तिशाली राजा क्या नहीं हुए थे, गद्दी पर नहीं बैठे थे। देखिए कहां कौन सा शासक क्या है शासन कर रहा है, ये देखते हैं एक बार। ये वाला एरिया था, और ये वाला एरिया कौन सा था, कन्नौज का। कन्नौज को हर्षवर्धन ने क्या किया था, अपनी राजधानी बनाया था। अब कन्नौज में वैसे तो इसकी बहन की शादी की थी ग्रहवर्मा के साथ में, लेकिन हर्षवर्धन ने बाद में इसको क्या है अपनी दूसरी राजधानी बना ली थी। इसको फिर कभी वीडियो में अच्छे से बताऊंगी, वैसे हमने क्लास के अंदर इसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ इस पूरे प्रांत में है ना हर्षवर्धन के बाद में शक्तिशाली राजा नहीं था, ठीक है। लेकिन इस एरिया के अंदर ये जो भाग है ना, इस भाग के अंदर एक यानी कि छोटे छोटे प्रांत थे, उनके अंदर शासक बैठे हुए थे। एक इस भाग के अंदर क्या है शासक बैठे हुए थे, और एक इस एरिया के अंदर भी क्या है शासक गद्दी पर थे। यहाँ जो शासक थे ना वो तो कौन से आते हैं, ये पाल शासक हैं भाई, ठीक है। कौन से शासक हैं, पाल, ठीक है। यहाँ जो गद्दी पर थे ना दक्षिण भारत के अंदर, वो कौन से थे, राष्ट्रकूट थे, ठीक है। कौन से आते हैं, राष्ट्रकूट। और इस एरिया के अंदर जो गद्दी पर बैठे थे राजस्थान और गुजरात वाले भाग में, तो यहाँ कौन से थे, गुज्जर प्रतिहार, ठीक है। गुज्जर प्रतिहार यहाँ पर क्या है गद्दी पर थे। ये वैसे छोटे छोटे प्रांत थे, ज्यादा शक्तिशाली शासक नहीं थे। अब बताया जाता है कि भाई ये जो तीनों वंशज आए थे ना यहाँ पर, ये कहाँ से आए थे, किसके सामंत थे, और किनका उदय हुआ था, वो किस प्रकार से हुआ था। तो इसमें मतभेद बताया जाता है। कुछ विद्वान तो बताते हैं कि भाई ये कहाँ से, कि अग्निकुंड से पैदा हुए थे, लेकिन कुछ व्यक्ति या कुछ विद्वान बताते हैं कि ये कहाँ विदेश से भारत में आए थे, इस कारण से इनको विदेशी माना है। तो विदेशी बताने वाले तो कौन है, एक विद्वान का नाम आता है स्मिथ और दूसरा है भंडारकर। इन दोनों ने क्या किया था, इन दोनों विद्वानों ने कहा कि ये जो भारत के अंदर जो व्यक्ति यानी कि राष्ट्रकूट हैं, गुज्जर प्रतिहार हैं या पाल हैं, या फिर आगे जाकर के इनके सामंत आएंगे गहड़वाल हैं, चंदेल हैं, या फिर ये जो यानी कि चौहान शासक हैं, ठीक है। ये सारे कहां से, कि भाई ये विदेशी थे और भारत में आ गए, और फिर इन्होंने अपनी शासन सत्ता क्या है यहाँ पर स्थापित कर ली, छोटे छोटे प्रांतों पर अधिकार कर लिया, और वहां के क्या है ये गद्दी पर बैठ गए। लेकिन कुछ विद्वानों के द्वारा बताया जाता है कि भाई ये कोई विदेशी नहीं थे, ये कि इनका जन्म क्या है कि भारत के अंदर ही हुआ था। ये स्वदेशी व्यक्ति थे, स्वदेशी राजा थे। इनका जन्म क्या माना जाता है
कि ये कहां से, कि अग्निकुल के माने जाते हैं भाई। अग्निकुल के क्या हैं, ये वंशज हैं। अग्निकुल के वंशज बताने वाले या फिर अग्निकुंड के वंशज बताने वाले जो विद्वान थे ना, वो कौन कौन थे। एक तो ये पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था चंद्रवरदाई, उसने अपनी पुस्तक के अंदर बताया था पृथ्वीराज रासों में कि भाई जो भी ये यानी कि चौहान या फिर राष्ट्रकूट या गुर्जर प्रतिहार थे, ये स्वदेशी हैं और इनका उदय कहां से, अग्निकुंड से हुआ था। तो दूसरा जो व्यक्ति आता है वो कौन भाई, यानी कि जीएस ओझा। ओझा के द्वारा भी ये ही कहा गया है कि ये कहां के, यानी कि इनका जो निवास है या इनका जो उदय हुआ था ये भारत के अंदर ही हुआ था, ये विदेशी नहीं थे, ये स्वदेशी थे, ये बताया गया है। अब देखो तो ये क्या है, इनके यानी कि उदय के बारे में मतभेद है, पेपर में भी पूछा जाता है भाई बार बार कि कौन से ने किस कहां से इनका मतलब उदय बताया था, ये कहां के शासक थे, कहां से ये भारत में आए थे। तो ये दोनों नाम ध्यान रखने हैं, विदेशी बताने वाले स्मिथ और भंडारकर, और भारत के अंदर इनका उदय बताने वाले हैं कौन, चंद्रवरदाई और जीएस ओझा। अब देखो यानी कि 647 में, ठीक है, 647 में जैसे ही हर्षवर्धन मरा, उसकी मृत्यु हुई, मरने के बाद ये सारा साम्राज्य क्या है, कमजोर पड़ गया था। और इस शासन पर यहाँ इस एरिया के अंदर राज करने के लिए यहाँ वाले शासकों ने, यहाँ वाले शासकों ने और यहाँ वाले शासकों ने क्या है, आक्रमण करने शुरू कर दिए। कहाँ पर, कन्नौज के ऊपर। और कन्नौज पर राज क्यों करना चाहते थे भाई, क्योंकि जैसे कि प्राचीन काल के अंदर क्या था कि पाटलिपुत्र मुख्य यानी कि वाणिज्य और व्यापार का साधन था, उसको अपनी राजधानी बना लिया। उससे पहले सबसे प्राचीन वंश में बात करें तो यानी कि राजगृह और गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया था, फिर विदिशा को बनाया था, वैशाली को बनाया था। मतलब जो भी व्यापार का मुख्य केंद्र होता था ना, उसी को क्या है, वो अपनी राजधानी बनाते और उसी के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते। लेकिन कब, इस टाइम पर 647 में जब इस हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, उस टाइम पर व्यापार और वाणिज्य का मुख्य जो केंद्र था, वो केंद्र कौन सा आता है, कन्नौज है। अब इस कन्नौज के ऊपर राज करने के लिए ये सारे वंशज क्या हैं, इसके ऊपर आक्रमण करते हैं और विदेशी भी क्या है, आगे जाकर के क्या होंगे, आक्रमण होंगे। अब यहां शासन सत्ता है ना इस दिल्ली की गद्दी पर, ये कमजोर कब तक रहेगा, जो उत्तर भारत का जो शासन सत्ता है वो कब तक, ये 7वीं यानी कि 7वीं शताब्दी में मृत्यु हुई थी, तो 7वीं शताब्दी से लेकर के कहां तक, 12वीं शताब्दी तक यहां क्या है, ये कमजोर शासन सत्ता रहेगी। अब यहां इस शासन सत्ता है ना, कब जाकर के, जब दिल्ली की गद्दी पर गुलाम वंश आएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करेगा, तब जाके ये एक मजबूत शासन सत्ता बनेगी। यहाँ तब तक क्या है, कमजोर है। यानी कि इस टाइम पीरियड में कोई भी यहाँ पर आक्रमण करते तो आराम से क्या है, वो गद्दी हासिल कर सकते थे। और इसका फायदा किसने, यानी कि विदेशी अरब कालीन भी, ये तुर्की वाले भी और गजनी प्रांत वालों ने काफी उठाया भी था इसका फायदा भी, बहुत आक्रमण किए थे और काफी धन लूट करके यहाँ से लेकर के गए थे। अब देखो यानी कि ये भी क्या है कि यहाँ से ये अपनी शासन सत्ता यहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं। तो गुर्जर जो प्रतिहार वंश है ना, इस गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासक था, इसकी स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन थे, इसके बारे में बताया जाता है। इसमें 3-4 व्यक्तियों के नाम आएंगे भाई, और उनमें मतलब काफी क्या है कि मतभेद सा रहता है कि कौन सा इसका वास्तविक संस्थापक है या कौन सा इसका संस्थापक माना जाता है। तो सबसे पहले बात आती है कि गुर्जर जो प्रतिहार है ना, गुर्जर प्रतिहार वंश, प्रतिहार वंश, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से। गुर्जर प्रतिहार वंश की नींव रखने वाला व्यक्ति कौन था, तो इसकी नींव रखी थी हरिश्चंद्र के द्वारा। किसने रखी है भाई, हरिश्चंद्र ने। लेकिन हरिश्चंद्र क्या है, एक स्वतंत्र शासक नहीं था, इसने सिर्फ क्या है कि गद्दी अपने वंश की स्थापना की और फिर क्या है कि गद्दी पर बैठा रहा, और इसने कोई भी अपने साम्राज्य का विस्तार या फिर कोई अच्छे कार्य वगैरह नहीं करवाए थे। क्यों, क्योंकि ये सामंत था, ठीक है, वल्लभी के चालुक्य थे ना, वहां के सामंत भी बताए जाते हैं, और ये गुलाम थे, तो इसने क्या है भाई गद्दी पर बैठ गया और फिर आगे अपना कोई भी कार्य नहीं किया, और ना ही अपने वंश की यानी कि स्थापना करने से संबंधित बातें आती हैं। फिर आगे जाकर के गद्दी पर बैठेगा, और आगे जाकर के गद्दी पर कौन आता है, नागभट्ट प्रथम, ठीक है, नागभट्ट प्रथम क्या है, गद्दी पर बैठे हैं। अब देखिए ये जैसे ही गद्दी पर बैठे ना, तो इन्होंने अपनी राजधानी भी तो स्थापित की थी। सबसे पहले क्या है कि गद्दी पर यहाँ ये राजस्थान वाला
और कौन सा भाई, गुजरात वाले एरिया के अंदर ये फैला हुआ है। तो बताया जाता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश है ना, इनका मूल निवास या फिर ये कहां पर सबसे पहले आए थे, तो इस एरिया में, राजस्थान वाले एरिया में ये सबसे पहले आए थे और यहां पर ही इन्होंने अपनी क्या है, राजधानियां बनाई थी। सबसे पहले जो हरिश्चंद्र है इसने अपनी राजधानी बनाई थी, किसको, मंडोर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। फिर आगे जाकर के ये इसका जो संस्थापक माना जाता है कौन, ये नागभट्ट प्रथम ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई मंडोर को छोड़ करके, और इसने अपनी राजधानी किसको, भीनमाल को बनाया। भाई ये भी राजस्थान के अंदर ही आती है, ठीक है। पेपर में सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भीनमाल राजधानी किन शासकों की थी, तो गुर्जर प्रतिहारों की। मंडोर राजधानी किसकी थी, गुर्जर प्रतिहारों की। और आगे जाकर के किसको, कन्नौज को राजधानी बनाएंगे, ये भी कौन, पर ये गुर्जर प्रतिहार शासक हैं। तो इसने अपनी राजधानी किसको बना लिया है, भीनमाल को बना लिया है। अब जो नागभट्ट प्रथम है इसके शासनकाल में क्या हुआ, यानी कि मलेच्छों ने क्या किए थे, आक्रमण किए थे और उन मलेच्छों का क्या किया, इसने नाश किया था। मलेच्छों का नाशक, और मलेच्छों का नाशक किस शासक को कहा जाता है, नागभट्ट प्रथम को कहा जाता है। अब ये मलेच्छा है कौन मलेच्छा है भाई, तो मलेच्छा यहाँ पर किसके लिए शब्द लिया गया है, ये विदेशियों के लिए। जो भी विदेशी भारत के ऊपर आक्रमण कर रहे थे उन सभी विदेशियों को क्या कहा गया है, मलेच्छा कहा गया। तो इसके दो ही कार्य हैं जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वैसे इसकी सारी बातें हम नहीं पढ़ेंगे, जो पेपर में पूछी जाती हैं बार बार बातें वो ही करेंगे भाई। राजधानी बनाया इसने भीनमाल को, और दूसरा क्या है, ये किसके नाम से जाना जाता है, मलेच्छों का विनाशक कहा जाता है। फिर इसके बाद गद्दी पर कौन बैठा, इसके बाद इसका बेटा गद्दी पर आया और इसके बेटे का नाम क्या है, वत्सराज। कौन है, वत्सराज गद्दी पर बैठे हैं। अब वत्सराज क्या है, यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक, ठीक है। वास्तविक संस्थापक कौन है, संस्थापक की बात करें तो नागभट्ट है, और वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है, वत्सराज को कहा जाता है। क्यों भाई, क्योंकि इसने क्या है कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया था। इसने क्या है, कौन से, जो राष्ट्रकूट थे ना, यहाँ का एक शासक का नाम है और यहाँ के शासक थे ध्रुव, इसको पराजित किया था। और दूसरा कौन, पाल शासक था, और पाल शासक कौन आता है, धर्मपाल। इन दोनों को पराजित किसके द्वारा किया गया था, तो ये दोनों पराजित किए हैं कौन, ये नागभट्ट प्रथम का उत्तराधिकारी, और नागभट्ट प्रथम का उत्तराधिकारी कौन है, वत्सराज, ठीक है। इसने क्या किया, इन दोनों को पराजित किया। अब एक चीज और आती है भाई, यानी कि ये जो ये तीनों क्या है, कन्नौज के ऊपर मतलब संघर्ष कर रहे थे, इसके ऊपर आक्रमण कर रहे थे। तो त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था ना, वो किसके टाइम पीरियड में हुआ था, तो त्रिपक्षीय संघर्ष भी किसका, वत्सराज के टाइम पर ही हुआ था। और इसने क्या है कि राष्ट्रकूटों को और पालों को क्या कर दिया, मतलब ये कन्नौज वाले एरिया पर जो आक्रमण कर रहे थे उनको पराजित किया और उसके ऊपर क्या है, अधिकार कर लिया था। अब आगे जाकर के क्या है, यानी कि इसके बाद गद्दी पर, वत्सराज के बाद गद्दी पर आएगा इसका बेटा, और इसके बेटे का नाम क्या है, नागभट्ट। और नागभट्ट कौन है, सेकंड, ठीक है। नागभट्ट सेकंड क्या है, गद्दी पर बैठे। और नागभट्ट सेकंड ने क्या किया, यानी कि अपने बाप के पैड़ियों, मतलब उनके अनुसार चलने वाला, परंपराओं के अनुसार चलने वाला था, और इसने क्या किया, कन्नौज के ऊपर अधिकार कर लिया और कन्नौज को क्या है, अपनी राजधानी बना लिया। वैसे तो अधिकार इसके द्वारा भी कर लिया गया था, वत्सराज के द्वारा, इसने भी अपनी राजधानी स्थापित कर ली थी, लेकिन वास्तविक रूप में स्थापित की थी किसने, नागभट्ट सेकंड ने। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला जो व्यक्ति आता है इसका उत्तराधिकारी, और उसका नाम है क्या, मिहिर भोज, ठीक है। मिहिर भोज क्या है, गद्दी पर बैठे, मिहिर भोज। अब ये मिहिर भोज क्या है कि इसके बारे में बताया जाता है कि मिहिर भोज क्या था कि गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी और सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। लेकिन इस बात का हमें कैसे पता चला था कि भी ये सबसे प्रतापी शासक था, इसका वर्णन हमें कहां पर, एक अभिलेख आता है, ग्वालियर अभिलेख, ठीक है। और दूसरा एक मतलब कवि है और उसका नाम है ये कलहण, ठीक है। कलहण की एक रचना है, और कलहण की रचना कौन सी है, राजतरंगिनी, ठीक है। और राजतरंगिनी के अंदर इसका वर्णन मिलता है, किसका भाई, राजतरंगिनी,
ठीक है, इसके अंदर किसका वर्णन मिलता है, मिहिर भोज का वर्णन मिलता है कि भाई मतलब गुर्जर प्रतिहार में सबसे शक्तिशाली राजा कौन होते थे, मिहिर भोज थे। और एक इसका वर्णन किसके अंतर्गत आता है, इसमें ग्वालियर अभिलेख के अंतर्गत भी इसका क्या है, वर्णन आता है भाई। अब मिहिर भोज के टाइम में है ना एक विदेशी यात्री भारत आए थे, और विदेशी यात्री कौन भारत आए थे, अरब से आए थे वो, ठीक है, अरबी यात्री आया था यहाँ पर भारत के अंदर। और अरबी यात्री कौन आया था यहाँ, सुलेमान अरबी यात्री किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो वो मिहिर भोज के शासनकाल में ही क्या है, भारत आए थे। और इसके बारे में बताया जाता है कि ये है ना, ये सुलेमान ने ही बताया था वैसे इसके बारे में कि भाई ये इस्लाम धर्म का क्या है, ये कट्टर शत्रु था, और कौन से धर्म को मानता था, वैष्णव धर्म को मानने वाला था, कौन, मिहिर भोज, ठीक है। इसके बाद गद्दी पर इसका बेटा बैठा, और इसके बेटे का नाम क्या आता है, महेंद्र पाल। और महेंद्र पाल प्रथम क्या है, गद्दी पर बैठे हैं भाई। और महेंद्र पाल ने क्या है कि गद्दी पर बैठते ही एक उपाधि धारण की थी इसने, और वो उपाधि इसकी कौन सी आती है, महाराजा धीराज। महाराजा धीराज की इसने एक उपाधि धारण की थी, और दूसरी इसने एक और उपाधि धारण की थी, परम भट्टार्क, ठीक है। और ये दो उपाधियां धारण करके क्या है, ये गद्दी के ऊपर बैठा था। अब महेंद्र पाल के बारे में पेपर में क्यों पूछा जाता है, क्योंकि महेंद्र पाल का एक दरबारी कवि था, और उस दरबारी कवि का नाम क्या है, राजशेखर, ठीक है। कौन आते हैं, राजशेखर। ये राजशेखर एक दरबारी कवि थे, और ये किसके दरबार में था, महेंद्र पाल प्रथम के दरबार में था। और इस राजशेखर की रचनाएं भी पेपर में पूछी जाती हैं। वो रचना कौन कौन सी हैं, एक तो ये तो काफी बार पेपर में आती है भाई, काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा किसकी रचना है, तो ये राजशेखर की है। एक आती है इसकी रचना कर्पूर मंजरी, ठीक है, कर्पूर मंजरी भी किसकी रचना है, ये भी राजशेखर की ही है। और एक और इसकी रचना आती है, और वो है कौन सी, बाल रामायण, ठीक है, ये भी किसकी है भाई, रामायण, बाल रामायण भी इसी की ही रचना आती है। और एक है भुवन, ठीक है, भुवन कोश। ये सारी रचनाएं है ना किसके द्वारा लिखी गई या रची गई थी, राजशेखर के द्वारा। और राजशेखर दरबारी था गुर्जर प्रतिहार वंश में, और किसका, ये महेंद्र पाल प्रथम का। महेंद्र पाल प्रथम ने उपाधि धारण कर रखी थी, कौन कौन सी, एक तो महाराजा धीराज, और दूसरी कौन सी, परम भट्टारक की। अब इसके बाद गद्दी पर बैठा कौन, इसी का ही बेटा, और इसका बेटे का नाम क्या था, महिपाल। महिपाल क्या है, महिपाल प्रथम गद्दी पर आते हैं। और इससे क्यों पेपर में क्वेश्चन बनते हैं भाई, क्योंकि इसके टाइम में भी बगदाद का, ठीक है, बगदाद का 915 ईस्वी के अंदर एक यात्री भारत आता है, और उस यात्री का नाम क्या है, अल मसूदी। अल मसूदी। और दूसरा कौन है भाई, अल मसूदी, ठीक है। ये कहाँ से आया था, ये बगदाद से आया था। कब आया था, ये 915 के अंदर आया था, ठीक है। और ये किसके दरबार में आया था, ये महिपाल के दरबार में आया था। लेकिन सुलेमान किसके दरबार में आया था, मिहिर भोज के में आया था। दोनों ध्यान रखने हैं। अब इसका भी दरबारी कवि रहा था कौन, राजशेखर। वैसे सबसे पहले आया था महेंद्र पाल प्रथम के, और लेकिन कहाँ तक, महिपाल प्रथम के टाइम पीरियड तक क्या है, ये यानी कि इसका दरबारी कवि रहा था। अब बगदाद है ना, बगदाद का जो दरबार, ये व्यक्ति आया था कौन, अल मसूदी। अल मसूदी ने क्या है, एक मतलब जो भी राजा था, राजा को एक अलग नाम से पुकारा जाता था, ठीक है। इसने राजा को लिए कौन सा नाम रखा था, राजा को कौन सी उपाधि दी थी, अल मसूदी ने। अल मसूदी राजा को बोरा कह करके पुकारता था भी, ठीक है, क्या कहता था, बोरा। तो बोरा नाम राजा को देने वाला विदेशी व्यक्ति कौन था, अल मसूदी। कहाँ के, बगदाद के। किसके टाइम पीरियड में भारत आया था, महिपाल प्रथम के टाइम पीरियड में। इसके बाद महिपाल के बाद में क्या है कि गुर्जर प्रतिहार का जो मतलब जो गद्दी पर बैठे थे वो क्या है कि ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे। गद्दी पर बैठते गए, मृत्यु हो गई, फिर गद्दी पर आ गए, ज्यादा उन्होंने कार्य भी नहीं करवाए, ठीक है। फिर इसका अंतिम शासक माना जाता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक आता है यशपाल, ठीक है। कौन है भाई, यशपाल इसके क्या थे, अंतिम शासक थे। तो ये सारी बातें है ना पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी पेपर में ये पूछी जाएंगी। इनको एक या दो बार इनको अच्छे से देख लोगे तो ये सारी आपको कंठस्थ हो जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब भी कर लें भाई, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास में पहुंचती रहे। थैंक यू।